अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। 26 दिसंबर 2019 जो कि कहा जा रहा था कि एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत बड़ा इवेंट है। कल ही से आप खबरें देख रहे थे कि इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण अभी कुछ लम्हों कबल ही उसका जो उरूज था वो खत्म हुआ है और अब ये मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी अपनी रेगुलर रिदम है उसकी तरफ चीजें वापस आ रही हैं। जुज़वी तौर पर अंधेरा हुआ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये देखा गया कराची में। इसके विजुअल्स हमारे पास रेडी हो रहे हैं जी, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जब सितारे अपनी चाल बदलते हैं और सूरज को ग्रहण लगता है तो उसके हवाले से विजुअल्स किस तरह सामने आते हैं। कई दफा ये कहा जाता है कि इसको इस तरह नेकेड आई से देखना नहीं चाहिए। इसके लिए जो फिल्टर्स और जो शुआएं इसकी रिपेल करने के लिए स्पेशल ग्लासेस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन जमाने कदीम से जब भी जो रेगुलर पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा से चेंज अच्छा नहीं लगता, उसको खौफ में मुब्तला करता है और इसके लिए कई कहानियां गढ़ी जाती थी। उस जमाने में जो मिथ्स थी वो कहते थे कि जी हमारे देवता शायद नाराज हो गए हैं, तभी हम देख सकते हैं कि जी सूरज के सामने अंधेरा छा गया है। विजुअल्स जी आपके सामने ही ये कराची के मनाजिर हैं जब जुज़वी तौर पे हमने देखा कि सूरज को ग्रहण लगा, इसकी वजह से अंधेरा भी हुआ। तकरीबन सुबह 7:30 बजे इसका आगाज हुआ कराची शहर में और 8:45 के करीब हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह ये अपने उरूज पे पहुंचा जो मैक्सिमम इसने सूरज को कवर करना था। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसके जो असरात हैं, जो कहा जा रहा है द एक्चुअल एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, वो तकरीबन कराची के टाइम से 10:30 बजे तक चलता रहेगा। इसके आपकी जिंदगी पे क्या असरात बनते हैं ये कल से ही मेरे ख्याल में ज़ेरे बहस है। जब भी ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल वाकया होता है तो हम अपनी पुरानी कहानियों और अपने बुजुर्गों से सुनी हुई बातों और हो सकता है कुछ हमारे जो कल्चरल मिथ्स हैं उनको आपस में जोड़ मोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बात ये कर रही थी कि इसके बारे में कहा जाता था पहले ज़माने में जब लोगों को नहीं पता था कि क्या सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं या ज़मीन वो पिवटल पॉइंट है जिसके गिर्द सैयारे घूमते हैं, तो लोगों की अपनी अपनी कहानियां थी इस हवाले से। आपको याद होगा कि कैथोलिक चर्च ने कई साइंसदानों को, कई माहिरीन को सिर्फ इस वजह से मौत के घाट उतारा क्योंकि वो कहते थे कि इस पूरे सोलर सिस्टम का मरकज ज़मीन नहीं बल्कि सूरज है और यही सूरज और चांद सितारों की बात की जाती थी एस्ट्रोलॉजी को और एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए। ज़माने कदीम से ये भी माना जाता है कि इस तरह के ग्रहण और ये सितारों की जो चाल होती है ये हमारे किस्मत और हमारी डे टू डे चीज़ों पे भी इम्पैक्ट करती है। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए इन दोनों ही जावियों को देखा जाए कि दीनी और शरई रूह से इसकी क्या अहमियत है और क्या हमें अहकामात दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन अगर मैं कराची की बात करूं तो तमाम ही मसाजिद से खुसूसी माफ कीजिएगा खुसूसी जो नमाजें हैं, नवाफिल हैं, उसको अदा करने की, नमाज कुसूफ है उसकी आवाज़ें दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ राग़िब हुए हुए हैं, अल्लाह ताला से खुसूसी दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है शरई रूह से अहादीस मुबारका भी है जो हमें गाइड करती है कि ये बड़ा कठिन वक्त होता है, ये भारी वक्त होता है और इस वक्त इस्तग़फ़ार कसरत से करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा इसको दीनी रूह से नहीं भी देखते, हम आपको बताते चलें कि आज एक नहीं दो इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो ये कि सूरज ग्रहण है, दूसरे इसके साथ साथ जो अगर हम आप लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, चांद की तारीखों को देखते हैं, तो आज एक नया चांद भी निकलने वाला है जिसकी वजह से एक नया जिसको कहना चाहिए लूनर कैलेंडर का महीना भी शुरू होने वाला है। ये अपने आप में भी एक इफेक्ट है बिकॉज जब भी चांद की पहली तारीख होती है ये नई बिगिनिंग्स की तरफ अशर करता है और कई लोगों का ये मानना है कि सूरज ग्रहण का साथ आना एक तरह से शुरुआत का और इख्तिताम का एक मिलाप है। क्योंकि जैसे जैसे ये सूरज ग्रहण आगे आया है आपकी ज़िंदगी से आप देखेंगे कि कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे इक्वेशंस जो आपके हक में नहीं हैं, जो आपके लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला अब चाहता है कि वो आपसे दूर हो जाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि दे विल गो अवे। जैसे एक अंग्रेज़ी की कहावत भी है कि नॉट ऑल स्टॉर्म्स आर टू एक्चुअली क्रिएट अ मेस इन योर पाथ बट सम आर देयर टू क्लियर योर पाथ। जब आप एक तूफान से गुजरते हैं, किसी मुश्किल से, किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो वो आप तभी क्लियर करती है। कई ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आप जिंदा रहने का तस्वुर नहीं कर सकते थे वो शायद आपसे स्विफ्टली दूर हो जाते हैं। तो अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, कारोबारी मुश्किल है, पर्सनल लाइफ है, हेल्थ के इश्यूज हैं, तो ये यकीन रखिए कि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की रूह से, शरई रूह से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब से और उनसे भी जानते हैं कि बहुत सारे तोहमात और
जिसको कहना चाहिए कि मिथ्स हैं, स्टिग्मास हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इससे अटैच की हुई हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दीनी और शरई अहकामात से इनकी क्या अहमियत बनती है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि कई लोगों में यानी जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं भी मानते, सूरज ग्रहण को लेके एक सनसनी, एक खौफ मचा हुआ है, लोगों की पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस है और शायद जिस तरह कहते हैं कि हम अपने थॉट से अपनी रियलिटी खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे कि देखने जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि नहीं देखना भी मना है, दीनी हवाले से इसमें इसकी वजह से क्या हमें खौफ में मुब्तला होना चाहिए? तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम रसूल हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि 20 साल के बाद सूरज ग्रहण हो रहा है और एक खौफ है लोगों के अंदर, एक परेशानी है कि क्या होगा, किस तरह होगा। आइए मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से सामिया में लेके चलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अलैहि सल्लम ने देखा जब सूरज ग्रहण लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का इत्माम किया और इतनी तवील क़िराअत की कि सहाबा कहते थे ऐसा लगता था जैसे कभी क़िराअत खत्म नहीं हो। इतना लंबा रुकू किया कि ऐसा लगता था कभी रुकू खत्म नहीं हो। इतना लंबा सजदा किया कि लगता था कभी सजदा खत्म नहीं होगा। जब तक सूरज ग्रहण रहा, नबी अलैहिस्सलाम मुसल्ले में बैठ के दुआ करते रहे। आपने उसके बाद इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की दो निशानियों से दो निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को डराता है ताकि बंदे लौटकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आए। हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। इस वक्त जो 20 साल के बाद हुआ है ताकि लोगों को बताने के लिए कि ये हर एक का उरूज एक ज़वाल है, हर एक की आजमाइश है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है इसलिए कि बंदे ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जह हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में रहे। हमें करना क्या है, हमें 2 रकात नमाज नफिल सलातुल कसूफ हमें अदा करनी, नमाज कसूफ अदा करनी। इस तरह 2 नफिल पढ़ते हैं, नमाज उस तरह पढ़ेंगे। मर्द हज़रात बाजमात पढ़े क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है। मेरी बहनें जो है वो घर के अंदर बैठकर पढ़ें 2 रकात और जब तक ये सूरज ग्रहण का वक्त रहे दुआ करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 10:30 बजे तक अगर इसको देखा जाए तो सूरज ग्रहण रहेगा, जुज़वी तौर पर रहेगा, इसके असरात रहेंगे। तो नूर भाई ने जैसे कहा कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं करें क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है। नूर भाई आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी क्योंकि हम बड़े सग़ीर में रहते हैं, बहुत सारी हमारी कल्चरल नुएंसेस मिलती हैं दूसरे मज़ाहिब से भी, दूसरे अक़ायद से भी। तो कहा जाता है खुसूसन एहतियात करें, जो पहला बच्चा है, पहलोटी का बच्चा है या ख़वातीन जो हामला हैं, इसमें कितनी हकीकत है और क्या हमें शरई रूह से भी उनके हवाले से कुछ एहतियाती नुस्खे मिलते हैं, कोई टिप्स कही जाती हैं कि उनको भी इसका खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए जिस तरह अभी मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। बेशक। तो सूरज के ग्रहण लगना या चांद के ग्रहण लगना इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को आज़माइश आ गई, तकलीफ आ गई, बल्कि अल्लाह ताला तंबीह करते हैं ताकि लोग जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बिल्कुल कोई असर नहीं होता कि अगर ये कहा जाए कि आज सूरज ग्रहण है, लिब्रा के लोग बच के रहिए, जिनका बुर्ज असद है वो खौफज़दा रहें या वो इस तरह आ जाए या आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी या फला काम हो जाएगा या आप ये कर लें। नहीं, जो मुझे मेरे रसूल ने बताया मुझे वो काम करना है। रसूल ने मुझे बताया नमाज पढ़नी तो नमाज पढ़नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख बैठते थे और जब तक सूरज ग्रहण खत्म नहीं होता था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे, दुआ मांगा करते थे। मेरे नबी ने मुझे सिखाया कि मुझे उस वक्त तौबा करनी है, मुझे इस्तिग़फ़ार, मेरे नबी ने मुझे बताया मुझे दुआ मांगनी है अल्लाह सुब्हानहू। अच्छा, और दूसरा लेकिन इस दुआ के हवाले से नूर भाई फिर ये भी जानना चाहेंगे क्या ये खुसूसी दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है? क्योंकि लोग तो इसी बात पे फोकस कर कि जी फलानी चीज ना काटें, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और दूसरा जहां आपने निशानियों का जिक्र किया, आई डोंट नो लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन पिछले 3-4 रोज से अगर आप मगरिब के वक्त आसमान की तरफ देखें तो आसमान बहुत ज्यादा सुर्खी माइल हुआ होता
होता है। और ये बात मैं बाद में भी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट भी होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर लोग ये कहते हैं, हमारी अपनी रिवायतों में भी पाया जाता है कि जब आसमान इतना सुर्खी माइल हो तो इंतशार, इख्तिलाफ और खून खराबे की, यानी जो उस वक्त का वक्त हाकिम होता है उसके लिए हो सकता है मुश्किलात पैदा हों, या हमारे अगेन वही तंबीहात का मामला कि हम अपने रवैयों पे, अपने आदात और अतवार पे जरा गौर फिक्र करें कि क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्या हम अल्लाह के और उसके नबी के बताए हुए उसूलों पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो जरा इसका भी जिक्र कर दीजिएगा कि क्या ये कोई खुसूसी दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और फिर वही कि एहतियाती तदाबीर में जहाँ कहा जाता है कि कोई शार्प चीज ना उठाएं, कोई कैंची वेंची ना उठाएं। तो इस वक्त तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जैसे जिनके प्रोफेशंस में ये है, अगर आप दर्जी का काम कर रहे हैं तो आज आपने कैंची का इस्तेमाल करना है, किसी का सूट आपने काटना ही जरूर है। अगर आप सर्जन हैं तो आपने किसी की सर्जरी करनी है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये जो आपका सवाल है ना, ये तो बहुत शानदार सवाल है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपका सवाल, क्योंकि इस वक्त एक जहन में चलता है कि सूरज ग्रहण के वक्त अगर कोई औरत सब्जी काट रही होगी तो उसके बच्चे के होठ कटे हुए पैदा होंगे। मैं उसी सवाल करता हूँ बहन कि 20 साल के बाद 99 में हुआ था सूरज ग्रहण और आज 2019, 20 साल के बाद, इन 20 सालों में अक्सर बच्चों को देखा गया कि इनके होठ कटे हुए होते या कोई दूसरे मामले जो कहलाता है जी। तो ये तो 20 साल के बाद हो रहे हैं। अब लोग कहेंगे जी फला मुल्क के अंदर सूरज ग्रहण हुआ था, उस वक्त औरत ने हथियार दी थी, तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कोयटा में जो है वो सख्त सर्दी हो रही हो और यहाँ महीना जून का और आप जैकेट पहन के घूमे और कहेंगे मुझे कोयटा के अंदर सर्दी है तो असरात आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब जहाँ का मामला होता है वही समझना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं कि औरत सोना रखे, चांदी रखे, छुरी रखे, नाखून कटर रखे या इस तरह की चीजें रखें। ये तोहिमात हैं, ये मुशरिकाना सोच है, ये इस्लाम के खिलाफ एक सोच है कि जी इस तरह करने से इस तरह हो जाता है। हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बताया ये युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो जिंदगी देती है, अल्लाह की ज़ात है जो आजमाइश निकालती है, अल्लाह की ज़ात है जो बीमारी के बाद शिफा देती है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ख़वातीन को एहतियात ये करनी है कि उनको दुआ मांगनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है। जब सूरज ग्रहण का वक्त हो तो उस वक्त की बारगाह में सजदे से गिर जाए कि अल्लाह हमारे जिस तरह आज सूरज पे आजमाइश है, अल्लाह हमारी जिंदगी की आजमाइश को दूर फरमा, हमारे बच्चों को नेक बना, हमारे भाइयों के जो मामलात हैं उसको बेहतर फरमा, आने वाला वक्त हम सबके लिए बारिश खैर फरमा। ये दुआएं करनी चाहिए। बाकी सवाल और खुशियों की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने साथ साथ अपने वतन को, हमारे वतन अजीज को भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमारी जो भी मुश्किलें हैं, चाहे अंदरूनी बैरूनी खतरात हमें लाहक हैं, चाहे माशी बदहाली है, किसी को अगर मुफलिसी का लोग शिकार हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। यकीनन सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और अगर आप 99 से लेके अभी तक का टाइम देखेंगे, अपनी जिंदगी में देखें, इसमें आपको कई उतार चढ़ाव मिलेंगे। अगर आप देखते हैं कि तकलीफें आई तो हो सकता है शायद आप किसी एक ही बड़ी तकलीफ पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे रब की रहमतें और बरकतें आप तक ना पहुंची हों। सो थिंग्स आर ऑल्सो गुड। हमें अपने पर्सपेक्टिव को भी जरा शिफ्ट करने की जरूरत है। वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ टाइम ऑफ एंडिंग्स, इट इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। जैसे कहते हैं ना कि हर इख्तिताम एक नई शुरुआत है, एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। तो हम जो खौफ खाते हैं चीजों के खत्म हो जाने से, चीजों के तब्दील हो जाने से, वो ना कीजिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी बड़ी अहम है। नूर भाई ने जाते जाते जो एक बात कही उसको जरा साइंटिफिकली करेक्ट कर देती हूँ। हमें 20 साल के बाद कराची में जुज़वी तौर पे ये सूरज ग्रहण नजर आ रहा है, जिसके विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको फिल्टर लगा के किया गया। यानी ये यकीनन ऐसा वक्त नहीं था कि आप पूरी तरह से इतना अंधेरा छा गया हो। अगर जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इसको फिल्टर लगा के देखा गया है कि किस तरह जो सन का पाथवे है उसके ऊपर ये शैडो, ये ग्रहण, ये साया किस तरह आता है। तो उसके लिए आपको हमें क्लियरली दिखाया गया है। का इम्पैक्ट आपकी जिंदगियों पे क्या पड़ता है, ये बड़ा अहम है। 20 साल के बाद हम इसको कराची या पाकिस्तान में देख पा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी आप देखें तो साल में कई बार होती है, कभी जुज़वी तौर पे, कभी गैर जुज़वी तौर पे। कभी पाकिस्तान में आपको ये दिखता है, कभी नहीं दिखता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो आपका वक्त पैदाइश है, जो आपका बर्थ टाइम है, और उस वक्त जो सितारों की प्लेसमेंट थी, इस पे बड़ा इफेक्ट करता है। हर एक पे इसका असर नहीं होगा। आपके खास बर्थ चार्ट को देखते हुए पता चलेगा कि
आप पे इसका क्या असर होने वाला है। लेकिन ओवरऑल तमाम एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि खौफ और हिरास और तोहमात को एक तरफ साइड पे रख दें तो ये बड़ा ऑस्पिशियस किस्म का सोलर एक्लिप्स है, बिकॉज इट इज अशरिंग इन अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि मशहूर जो हस्तियां हैं जैसे पाकिस्तान की आला क़यादत है, इंटरनेशनली है, और इस वक्त हम बड़े बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, क्या इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से लोगों के सितारों पे और किस्मत पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और थोड़ी देर पहले मैं आपको जिस तरह कह रही थी कि कोई भी इफेक्ट, कोई भी इवेंट हमारे इर्द गिर्द होता है तो हम उसको कई जावियों से समझने की कोशिश करते हैं, और उलूम का ही एक तरीका, जाहिर सी बात है, सबसे अफजल तरीका दीन और शरई तौर पे हमें जो बताया गया है सुन्नत नबवी में, अल्लाह ताला के अहकामात में, उसकी नज़र से हम इस तरह के इवेंट्स को देखते हैं। वो हमने बात की मुफ्ती नूर रहमानी भाई से, जिन्होंने हमें बताया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी नवाफिल का इंतज़ाम करते थे, एहतमाम करते थे, और उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते थे जिस वक्त सूरज ग्रहण हो रहा होता था, और यही हमें भी करने की तलकीन की जाती है। लेकिन जितनी मैंने देखा कि इस वक्त ऑनलाइन गुफ्तगू इस बारे में हो रही है, तो मुख्तलिफ लोग जो अपने आप को कोई एस्ट्रोलॉजी का, कोई माहिर नजूम, कोई किसी न किसी इस तरह के जो अकल्ट साइंसेस कहलाई जाती हैं उसका एक्सपर्ट अपने तरीके से आपको कुछ तजावीज़ दे रहा है। कोई कह रहा है कि फलानी चीज़ का सदका करो, कोई कहता है नंगे पाँव चलो, फलाना पत्थर पहन लो। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या ये एक बहुत बड़ा इवेंट है? क्या वाकई इसका हमारी किस्मत पे, हमारे सितारों पे असर पड़ना वाला है? ये जानने के लिए और इससे गिरे हुए जो मिथ्स हैं उसको दूर करने के लिए अब हमारे पास मौजूद है एन एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। आप सबके बहुत फेवरेट हैं और इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती हैं, तो अपने काम के माहिर हैं, इसलिए जानने की बहुत कोशिश, इनसे हम कोशिश करेंगे कि ये जो मिथ्स हैं उनमें से कौन कौन सी मिथ को हमने डिस्कार्ड करना है और किस सलाह को, किस मशवरे को हम सीरियसली लें। हमारे साथ मौजूद है द वेरी फेमस, द वेरी पॉपुलर कन्नान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है कन्नान? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास तो बड़ी क्वेरीज आ रही होंगी, हर कोई अपना जायचा लेके पहुंचा होगा कि बताइए ये सूरज ग्रहण का मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? आप बिलीव नहीं करेंगी कि कल एक वीडियो यूट्यूब पे मेरी नज़र से गुजरी तो 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने सोचा यार क्या हो गया। मतलब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इतना मंजन बेच रहे हैं लोग कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि बस ये हो गया और वो हो गया। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करता चलूँ देखने वाले लोगों को कि अगर सूरज ग्रहण का आपको किसी ने बताया ना कि आपके ऊपर इफेक्ट होने भी वाला है एस्ट्रोलॉजिकली, तो मैं आपको ये बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान की नेचर में थोड़ा गुस्सा शामिल हो रहा है सूरज ग्रहण के असर को लेके, या वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लो हो रहा है, तो वो 10 दिन के लिए होगा। आप अपने या हम अपने सारे साल की नाकामियों को सूरज पे नहीं डाल सकते। बेचारे सूरज का इसमें कोई कसूर नहीं, आपकी अपनी सुस्ती और काहली है। हाँ, इसमें यह है कि सूरज ग्रहण का जो असरात है ना, जैसे असरात डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपको ये फील होगा, आपको ये फील होगा, तो वो फॉर टाइम होगा। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट है, ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसकी सोच पे इफेक्ट करते हैं, हेल्थ पे भी करते हैं। लेकिन ये जो इफेक्ट होता है ये 7 से 10 दिन का होता है। अच्छा, मुझे बताएं मजमूई तौर पे जो लोग कहते हैं कि एक तो है इंडिविजुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने जैसे बात की कि दंगे फसाद इंतशार अगर एक रियासत में होता है या कोई जंग शुरू हो जाती है, लोग उसको भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जी फलाना शख्स इस वक्त हाकिम था और ये ग्रहण लगा, इसकी जो पूरी रियासत थी उसके अंदर ये वबाल आ गया। ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा इस तरह के ग्रहण में मुमकिन नहीं है। जैसा अभी है वो खूनी ग्रहण सम टाइम लगते हैं, तो उसके इफेक्ट इस लिहाज से होते हैं कि वो आपके कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट कर रहा होता है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग आपका टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्मी जो है वो सोच रही है एक्शन लेने के बारे में,
मिसाल के तौर पे इंडिया के खिलाफ या किसी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा गमो गुस्सा पाया जा सकता है, अचानक से गुस्सा आपका बढ़ सकता है, इमोशंस हाइटेंड हो सकते हैं। हाँ, उससे ये होता है कि गुस्से में आप जो डिसीजन लेते हैं वो फिर लेटर ऑन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन हम किसी सूरज ग्रहण को या किसी चांद ग्रहण को इस तरह की चीज से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ यस, समटाइम ये होता है, कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो इफेक्ट्स स्टार्स के ऊपर हो गए सूरज ग्रहण के, तो वो फिर अर्थक्वेक्स की सूरत में या फिर मौसम में तब्दीली की सूरत में जरूर सामने आते हैं। लेकिन जो पर्सनैलिटीज के ऊपर असरात है, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 7 से 10 दिन मैक्सिमम, इसको आप 2 हफ्ते तक ले लें। लेकिन आप ये कनान की बात को इस तरह मत लीजिएगा कि 7 से 10 दिन में आपको गुस्सा आया, काम से आपने इस्तीफा दे दिया, फिर 10वें दिन पहुंच गए, सॉरी जी वो तो सूरज ग्रहण का इफेक्ट था, प्लीज इस्तीफा को बोलना करे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो इससे ये है कि अब जैसा कि रिसेंट टाइम में जो चेंजेस चल रही हैं, हम इसको किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के एग्जाम है, आने वाले टाइम पीरियड में रिजल्ट आने वाला है, तो वो अपनी नाकामी को सूरज ग्रहण के साथ अटैच कर दे कि देखा जी ये हुआ था और फलां ने वीडियो में कहा था तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से टाइम ये भी बताइए कि अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में या सोशल मीडिया पे इतनी गुफ्तगू इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि कहा गया जुज़वी तौर पे ही सही, लेकिन 20 साल के बाद पाकिस्तान में सोलर इक्लिप्स विजिबल है। फिलहाल यही बात मैं लोगों को क्लैरिफाई करी थी कि आप तो जैसे एस्ट्रोलॉजी और उसके देखते हैं, हर वक्त ही कोई ना कोई सितारा किसी मुश्किल में होता है, यानी हमें नजर नहीं आ रहा, हमारी आंख से ओझल है, लेकिन साल में कितने ही चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण तो लगते ही है ना। बिल्कुल लगते हैं, लेकिन अभी ये है कि हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है। एक तो ये साल का लास्ट सूरज ग्रहण है तो इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि अभी सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो गया है। घर घर में कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा है, वो अपनी तरफ से ही मंतके घड़ के, अच्छा उसमें कोई देखने वाला भी ये नहीं अपना जांच पड़ताल करने की कोशिश करता कि इसके पास नॉलेज है भी या ये बिला वजह वीडियोस बना रहा है। वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, बनाने वाले वो तो अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को सोचना चाहिए कि मुझे कहीं ये बंदा या बंदी कोई भी जो बना रहा है वो गलत गाइड तो नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि आप इस फिल्म के इस शाख के एक्सपर्ट हैं, कनान मुझे बताएगा, एक और चीज मेरी नजर से गुजरी कि एक तो इस इवेंट को, इस तरह के इवेंट्स को हाईलाइट किया जाता है जी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ रहा है, मार्स रेट्रोग्रेड आ रहा है, सूरज ग्रहण आ रहा है, फिर बाकायदा ये कहा जाता है कि आपका बर्थ चार्ट देख के ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, तो मैं आपको कोई चीज दे देता हूं जो आपको अपने पास रखनी है। इस तरह के तावीज भी लोग बना के दे रहे हैं, कुछ स्टोन्स पे कुछ लिखवा के खुदवा के दे रहे हैं, ये सब कैसी रिवाज हैं, रिवायतें हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोन्स जो हैं इनके असरात जरूर है, इफेक्ट्स जरूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है पत्थर पहनना। अच्छा, मुख्तलिफ पत्थरों के मुख्तलिफ इफेक्ट्स साइंटिफिकली भी साबित हो चुके हैं, वो आप पे इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा, अगर किसी शख्स को ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको अगर हम मून स्टोन रिकमेंड करते हैं या लहसनिया रिकमेंड करते हैं, जिसको कैट्स आई कहते हैं, तो उसके गुस्से में थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा। पर्सनैलिटी चेंजेस जरूर आती हैं, तबीयत में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है आपसे कि स्टोन पहनने से आपका कारोबार चल जाएगा, कारोबार में बढ़ोतरी हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, साल का आखिर है, जिस तरह हम कहते हैं कि हर इख्तिताम एक नई शुरुआत है, थोड़ा सा अगर क्लब कर लें इन 12 सितारों को अपने 4 एलिमेंट्स के जरिए ही, फायर साइंस के लिए ये आखिरी हफ्ता 2019 जो खत्म हो गया और आने वाला साल आप कैसा देख रहे हैं, जरा ब्रीफली, क्योंकि इस पे हमने डिटेल भी बात करनी है आपसे। फायर साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले एरीज आएगा। एरीज के लोगों के लिए इस साल का इख्तिताम कुछ चीज़ों को लेकर मुश्किलात के साथ हो रहा है, जैसे उनको थोड़ी सी बैड लक का सामना करना पड़ सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, कि यानी इस टाइम पीरियड में नवंबर दिसंबर में उन्होंने अगर कोई मुआहदा किया है, कोई कमिटमेंट की है किसी के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो या फिर प्रोफेशनली हो, तो उसमें उनको थोड़ी सी मुश्किलात रह सकती है उसको फुलफिल करने में। जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने में थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। जो शादीशुदा लोग एरीज हैं उनकी अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, और उसकी वजूहात भी यही हो सकती है कि आपने कुछ ना कुछ वादे कर रखे होंगे, जो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हाँ, जो वैसे एरीज लोग वादे काफी ज्यादा कर लेते हैं, ओवर कमिट करते हैं। हाँ जी, ओवर कमिट करते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है कि वो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम इन पे रहेगा पार्टनर की तरफ से, तो थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती करियर के हवाले से भी। और 2020 का आगाज है चूंकि, तो उसको भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। तो एरीज लोगों के लिए पहला जो एक आध हफ्ता है वो थोड़ा सा मुश्किलात का है, ऐसे मुश्किलात नहीं, लेकिन ये है कि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो आप ज्यादा कर चुके हैं, और इस टाइम पीरियड में एरीज लोग थोड़ा लेजी हुए हैं।
स्टार्स की वजह से थोड़ी सुस्ती है, इस वजह से वो एक्टिविटी जो एक्टिव होते हैं एरीज लोग उतने नहीं है, जिस वजह से उनको। व्हाट अबाउट लियो? लियो तो बड़े फायरी होते हैं, उनके लिए एंड ऑफ द ईयर कैसा है? लियोस काफ़ी अरसा सुस्ती का शिकार रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ लियोस की तो 2019 में लियोस जो हैं ये जुलाई से लेके दिसंबर तक आप समझ लें कि हाइबरनेट हुए थे। मतलब ऐसी सुस्ती छाई हुई थी कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। उनको था कि बस आराम कर लें जितना हो सकता है। लेकिन गुड थिंग इज के 2020 जो है वो लियोस के लिए वाकई 2020 साबित होगा, यानी कि जिसे कहते हैं ना 20 ओवर का फास्ट वाला मैच, वो साबित होगा। T20 हो जाएगा उनके हाँ, लिए T20 हो जाएगा 2020। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी करियर के हवाले से, और स्पेशली ये जो दिसंबर से ऑनवर्ड टाइम शुरू हो रहा है, एंड ऑफ दिसंबर से जन फेब मार्च, ये तीनों महीने अपॉर्चुनिटी के वाले से एक्सीलेंट रहेंगे और एक बड़ी अमाउंट कमाने का मौका लिए उसको मिलने जा रहा है। किसके लिए ये साल सबसे अच्छा रहा 2019? क्योंकि वैसे तो मैं जिससे भी बात करती हूँ, एक हमारा नेशनल मशगला है नेगेटिव होने का, जिससे बात करो कहते हैं नहीं नहीं इससे बेहतर साल हो सकता था। लेकिन जितने लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ स्टैटसेस आजकल आ रहे हैं कनान, सबने कहा 2019 भारी था, मुश्किल था। किस स्टार के लिए अच्छा रहा ये? देखिए, अगर हम स्टार्स की बात करते हैं ना, तो किसी भी एक स्टार को कैटेगोरिकली लकी कह देना किसी साल के लिए ये थोड़ा सा ज्यादती होगी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप एक ही स्टार के दो लोगों को ले लें। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे लियो की अभी हम बात कर रहे थे, 23 जुलाई से 24 अगस्त तक हर रोज एक लियो पैदा हो रहा है। टाइम पीरियड भी चेंज है, लेकिन हर दिन अलग अलग 30 लियो पैदा हो रहे हैं एक महीने में। 30-32 दिन है या फिर 25 दिन है, वॉट एवर, तो हर दिन में एक लियो पैदा हो रहा है। यार बिल्कुल इस तरह इसको भी देख सकते हैं। कभी आपने कहा कि उसके लिए कारोबारी मुश्किलात हैं या ट्रैवल अच्छी नहीं है, इतने सारे एयरप्लेन जा रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो रहा होगा वो, और किसी का कारोबार बहुत मुनाफे में होगा। या जी फलाने ने कहा कि इस स्टार की इस साल शादी होने की उम्मीद नहीं है। भाई जितने लोग दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं, पूछे उनमें से कई लोगों का स्टार वही होगा। तो यानी यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर किस तरह अप्लाई करते हैं? तो नान, आप समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज वेरी पर्सनलाइज्ड, किसी एक शख्स का जो हाल अहवाल है वो दूसरे से मैच नहीं कर सकता? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि स्टार्स की जहां तक हम बात करते हैं तो 40% या फिर 45% हम कह लें कि ये इफेक्टिव है। अगर मैं एरीज के हवाले से या किसी एक ज़ोडिएक साइन के हवाले से प्रेडिक्शंस देता हूं तो वो आप 40-45% इफेक्टिव होंगे आपके ऊपर। क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लियो की बात कर रहे थे, लियो को नंबर 1 रूल करता है एज ए ज़ोडिएक साइन। अब एक बंदा 6 तारीख को पैदा हुआ है और वो लियो है, उसमें नंबर 6 भी रूल कर रहा है। अब नंबर 6 रिलेट कर रहा है किससे? टॉरस से और लिब्रा से। ठीक है, तो अब टॉरस और लिब्रा के इफेक्ट्स भी उसके ऊपर आएंगे। अगर एक शख्स 6 तारीख को पैदा हुआ है और वो लियो है और लिब्रा का अच्छा टाइम चल रहा है, तो वो अच्छे टाइम से गुजरेगा, जबकि लियो का बैड टाइम चल रहा है। वो हाउसेस का भी थोड़ा सा बताइएगा कनान। अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी सैयारे की मूवमेंट या नया चांद या सूरज ग्रहण फलाने प्लैनेट पे लगना है, अब ये भी देखना है कि वो प्लैनेट आपके किस घर में है, इसका क्या मतलब होता है? उसका एक जायचा बनाया जाता है, उसको मुख्तलिफ घर दिए जाते हैं। जैसे 5वां घर जो है उसका ताल्लुक जो है वो आपके करियर से, 10वें घर का ताल्लुक करियर से है, 5वें घर का ताल्लुक आपकी मैशियत से भी होता है, आपके रिलेशनशिप से भी होता है, 7वें घर का ताल्लुक आपकी शादी से होता है। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि जब जायचा बनाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा आपके 7वें घर में आके शनि बैठ गया, ये अनलकी प्लेनेट है, तो ये आपकी शादी को अफेक्ट करेगा। अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्ट करते हैं चीजों को, तो जो बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है उसकी एबिलिटी है प्रेडिक्ट करने की या नहीं। अगर वो उसकी एबिलिटी पर ही शक है, उसका नॉलेज ही पूरा नहीं है, तो वो आपको कुछ भी बता देगा और आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। कनान, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग सो मेनी मिथ्स। यानी जो लोगों ने पता नहीं आपका बिल्कुल आपका वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए पता नहीं क्या क्या कहला के और बता के अपने व्यूज बढ़ाए हैं, अपना कारोबार चमकाया है, आपने उनको क्लैरिफाई किया। लेकिन आज आप हमारे साथ मौजूद होंगे 10 से 11 बजे जी। हम बात करने वाले हैं नए साल की प्लानिंग के लिए क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं और खास तौर पर क्या खोया क्या पाया थीम जो हमारी चल रही है, तो उसमें कनान से जानना बहुत जरूरी है। 2 स्टार्स का हम जिक्र कर चुके हैं, एरीज एंड लियो का, लेकिन बाकी सितारों का भी जानना है कि उनके लिए 2019 कैसा रहा और उनको किस चीज पे आने वाले साल में यानी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस है जिसमें 40 to 50% आप पे अप्लाई करती हैं, उसको जरूर देखिएगा। विल बी बैक एट 10 o'clock, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी टैलेंटेड पाकिस्तानी टू यू। हमारे साथ रहिए।
आफ्टर द ब्रेक। अंग्रेजी का मुहावरा है जी, द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट, यानी मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही मेरे किस्मत का सितारा और चमक जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए, खुसूसन आज क्योंकि हम ग्रहण की, सितारों की, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो किसी भी इस तरह के खदशे को जहन में लाए बगैर सिर्फ मेहनत करते हैं, मेहनत पे इन्हिसार करते हैं, यकीनन कामयाबी उनके कदम चूमती है। आज आपको ऐसी ही एक बहुत ही टैलेंटेड एथलीट से मिलवाते हैं। सबसे पहले उनके जो कामयाबियां हैं, उनका जो सफर है, दैट्स इन रिव्यू। लेट्स टेक अ लुक एट अ रिपोर्ट अबाउट इट। फरजाना बतूल वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2018 में बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल लेने वाली पाकिस्तान की पहली खातून। फरजाना बतूल न सिर्फ बॉक्सिंग चैंपियन है बल्कि फुटबॉल में भी आगे है। फरजाना बतूल इस वक्त कराची में मौजूद है और फुटबॉल के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में टीम की नुमाइंदगी कर रही हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आपको हमने दिखाया फरजाना बतूल के ऊपर एक ज़बरदस्त पैकेज। इज़ एन इंटरनेशनल फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट एंड ऑल दैट मोर। किस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ, ये सफ़र कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। इधर आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सच एन एथलेटिक पर्सनैलिटी। मुझे बताओ, लोगों का किसी एक आध स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है, उन्हें हॉकी भी खेलनी है, फुटबॉल भी खेलना है, मार्शल आर्ट्स भी करना है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मेरी जो मदर है वो बहुत क्रेजी है। हम तीनों बहनों को लेके, हम तीनों बहनें स्पोर्ट्स में। अच्छा। तो शी इज सो क्रेजी, लाइक वो अगर हमारा पेपर मिस हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन हमारा ग्राउंड में जाना मिस ना हो तो मतलब सुबह सुबह उठना। सुपर मैम है यार, ये तो आमतौर पे इस तरह होता नहीं है। लोग सपोर्ट करें लड़कियों को खास तौर पे इतना एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में। अगर हम लोगों ने मतलब ट्राउजर पहने तो उन्हें वो भी कंफर्टेबल नहीं है। नो, निक्कर में आओ, स्लीवलेस पहनो, आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लग रहा है वो पहनो, यानी जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहांस करे वो आपका आउटरवेयर होना चाहिए। लाइक जो जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है हमारा। जैसे हम लोग निक्कर पहन के स्टार्ट में निकलते थे तो लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स करते थे, मतलब अच्छा नहीं समझते थे। बेसिकली मैं चकवाल से हूँ लेकिन मैं आजकल लाहौर में रह रही हूँ। अच्छा। तो लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन मेरी मदर ने कभी इन चीजों को फोकस नहीं किया। शी सेड कि नो, जो भी कुछ लोग तो मेरी मदर को भी बातें करते थे कि ये किस तरह की माँ अपनी 3 बेटियों को निक्कर पहनाती है और पता नहीं सुबह सुबह कहाँ ले जाती है। तो लेकिन मेरी मामा ने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बॉदर किया, तो उन्होंने हमारी गेम्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसी तरह अगर हमें किसी भी गेम में चांस मिलता था तो वो कहती थी हाँ ठीक है मेरी बेटी आएंगी। तो इनकी ये जो सोच थी, जिसको हम समझते हैं कि रोशन ख्याली भी है, कि अपनी बेटियों को उनके पैशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना, चकवाल में रहते हुए क्या उनका अपना ख्वाब था? शी वांटेड टू बी एन एथलीट हरसेल्फ। ये ख्याल उनके जहन में कैसे आया? वो एथलीट नहीं थी। हमारे चकवाल में तो लड़कों का भी कॉन्सेप्ट नहीं है स्पोर्ट्स में आने का, लेकिन उनके जो हमारी क्रिकेटर हैं सना मीर, उनको देख के उनके अंदर के बस मेरी बेटियां भी ख्वाब देखा उन्होंने, और पहले वो मेरे पे अप्लाई किया, फिर जो मुझसे दोनों छोटी सिस्टर हैं उन पे अप्लाई किया। इसी तरह पहले मैं फुटबॉल में थी, फिर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल के आई मैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान हु वन द मोस्ट क्रेजियस अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद बॉक्सिंग में इसी तरह किक बॉक्सिंग का था इवेंट, तो मेरी उन्होंने अनाउंसमेंट चल रही कि पाकिस्तान से कौन बॉक्सिंग करेगा, तो मेरी मामा ने उसी ड्यूरेशन के दौरान मुझे बाहर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। तो मैं बाहर से ट्रेनिंग करके हमारे ट्रायल्स हुए, तो मेरी आई वाज क्राइंग कि मैं नहीं दे रही, मुझे डर लग रहा है, नो जाना है रिंग में उतरो, मैं नहीं जा रही। तो फरजाना, क्या इस चीज़ का कभी तुम प्रेशर फील करती हो? यानी एक होता है कि किसी पेरेंट की सपोर्ट होना, लेकिन क्या किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये तो अम्मी का ख्वाब है और मैं बस भाग रही हूँ उसके पीछे, ये आपका अपना भी ये विजन है अपने लिए? नहीं, स्टार्ट में मुझे लगता था, लेकिन उसके बाद मेरा अपना भी एक शौक है कि मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़ूँ। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स को, मतलब जो बाहर जाते हैं तो उन्हें समझते हैं कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इन चीज़ों को हमेशा मैंने गलत साबित करने की ट्राई कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वर्ल्ड कप था हमारा किक बॉक्सिंग का, तो मैं वर्ल्ड नंबर 2 हूँ रिसेंटली इन किक बॉक्सिंग में। तो मैंने जाके अच्छी फाइट्स की हैं, मतलब अच्छी हमें फैसिलिटेट भी बहुत किया जा रहा है, जैसे कि स्टार्ट में नहीं किया जा रहा था। वक्त तब्दील हुआ है, आपके पास स्पॉन्सर्स, एसोसिएशंस, फेडरेशन, और फिर सबसे बढ़कर ये कि तब्दीली और रवैयों और सोच की तब्दीली पेरेंट्स में आई है, उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है। तो व्हाट अबाउट योर फादर एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली? एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2005 में, तो उनकी डेथ के बाद ही जो है मामा ने और हमें सपोर्ट किया कि नहीं, जब फ्यूचर में मैंने अपने बच्चों का नाम बनाना है, ऐसा
कुछ नहीं है। she wants you to be independent. वो जो एक बात होती है ना कि एक बार आप रियलाइज कर चुके हो आपका सेफ्टी नेट चला गया है, and she is a single mother and she has all daughters, so वो चाहती हैं कि all the daughters should be as independent and as self-reliant as possible. Exactly, ऐसी है। फिर ऐसी था कि स्टार्ट में पहले मैं एक क्लब से खेलती थी, फिर इसी तरह मेरी अब मैं वापडा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो इसी तरह जो है मेरी मदर चाहती थी कि जितनी भी मेरी बेटी हैं, मतलब तीनों हैं, हम मतलब सिर्फ मुझ पे फोकस नहीं किया, जितनी मेरे पे मेहनत की मेरी दोनों छोटी बहनों पे भी इसी तरह मेहनत की गई है। तो शी इज क्रेजी। तो हाउ अबाउट द फेलियर, यानी इंसान अपनी जीत से तो बहुत कुछ सीखता है। आई एम श्योर कि तुमने ऐसे कॉन्टेस्ट, ऐसे कॉम्पिटिशंस, ऐसी फाइट में पार्टिसिपेट किया होगा व्हेन यू डिड नॉट गिव योर 100%। उस वक्त खौफ क्या होता है? अपने आप को लेट डाउन किया या अम्मी से मिलने का, अम्मी को फेस करने का खौफ ज्यादा होता है? समटाइम ऐसा होता है कि मुझे समटाइम टीम से बाहर भी बिठा दिया गया, बेंच पे भी मैं बैठी और मुझे पाकिस्तान कैंप से बाहर भी कर दिया गया। तो उसके बाद मैंने एक दफ़ा होता था कि बस मैंने नहीं करना ना, मैंने अब दोबारा नहीं जाना। और जो मेरी फैमिली थी वो मेरी मामा कहती थी नो, अगर आज तुम हारोगी, तुम कल यही चीज़ तुम्हारी सक्सेस का जो है एक बहुत बड़ा, अगर आज तुम हारे तो कल तुम जीतोगी तो तुम्हें वो खुशी ज्यादा होगी। गुस्सा नहीं आता था जब आप इतनी मेहनत करो और मिसाल के तौर पे आप क्लब से बाहर हो जाओ या टीम से बाहर हो जाओ, उस वक्त अपने गुस्से पे काबू कैसे करती? मैं बस रो लेती थी कि बस मैंने नहीं खेलना, और ये वो फेडरेशन मतलब होता था हमारे कुछ ऐसे हैं। पर्सनली इंसान को ऐसा फील होता है ना जब वो विक्टिम मोड में जाता है, जब आपके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स निकल के सामने आ जाते हैं, तो यू फील कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूं। ऐसा लगता है, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। अब अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मैं कोई चीज में पीछे रह जाऊं या किसी कैंप में से बाहर, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझ में कुछ ऐसा था तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करके जाती हूँ। ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यस, और अब मुझे बिल्कुल नहीं फील होता। स्टार्ट में मुझे बहुत फील होता था, अब मैं उस चीज को मतलब बेटर करती हूँ। अब तो कोचेज इतनी अच्छी हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमारे कोचेज इतने हाई क्वालिफाइड हैं। और अभी बहनों को, यानी आपने क्योंकि ज्यादा उनसे तजुर्बा हासिल किया, ज्यादा एक्सपोजर है, वो कभी कभी अगर दिल बर्दाश्त होती हैं तो उनको कैसे गाइड करती हो? वो दोनों बहुत ब्रेव हैं, वो बिल्कुल ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा ब्रेव है। जो मुझसे छोटी है वो भी इसी तरह बॉक्सिंग में ही है, और अगर वो इस तरह हो जाए तो वो इन चीजों को फील नहीं करती। वो यही कहती है कि मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई थी, या मैंने डाइट किसी टाइम पे सही नहीं ली, या कुछ मेरी फिटनेस में थी, तो अपने आप को इम्प्रूव करती है, वो किसी चीज को ब्लेम नहीं करती। मुझे ये बताओ कि ख़वातीन को आम तौर पे हमारे यहाँ द डेलिकेट जेंडर कहा जाता है, सिंफ नाजुक समझा जाता है। आप यू नो फॉर एग्जांपल ट्रेन कर रहे होते हो, उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी डाइट, आपका एथलेटिक होना इंपॉर्टेंट होता है। क्या कभी कभी फील होता है कि वो जो लड़कियों वाली बाकी चीजें, नजाकत, चूड़ियां, मेहंदी, वो पीछे रह गए? इस बात पे बहुत ज्यादा रोई भी हूँ। एक्चुअली बॉक्सिंग कर करके मेरे जो हाथ हैं वो काफी हार्ड हो चुके हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मर्दनुमा औरत है, और इस तरह की बातें सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है। अक्सर मैं शूज लेने चाहूँ तो वो किक कर करके तो मेरा पाँव जो है वो अक्सर हो गया, तो वो कहते हैं कि नहीं मैम आपके साइज का शूज नहीं। समटाइम मैं हो जाती हूँ कि ये क्या लाइफ है ना, कि हर टाइम भागना दौड़ना, मतलब हाथ हैं लड़कियों जैसे नहीं है, तो मतलब अब नहीं होता, प्राउड फील होता है कि मेहनत की है इसके लिए। अच्छा, लेकिन बताओ ये खवातीन को हम जितनी बातें उनके लिए करते हैं, और जाहिर सी बात है मैं अक्सर इस चीज़ को अपने शो में टारगेट करने की कोशिश करती हूँ कि हमारा जो पूरा नैरेटिव है, स्टोरी टेलिंग है, चाहे वो हमारी कहानियाँ, हमारे एड्स, हमारी मूवीज़ हो, खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती, नज़ाकत, इसके ऊपर इतना फोकस है कि इसके बियॉन्ड हम किसी खातून की सलाहियत को या किसी लड़की के टैलेंट को देखना ही नहीं चाहते। ये इससे प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि खूबसूरती सब कुछ है, लेकिन जब आपके पास टैलेंट है तो एक हर खूबसूरत इंसान आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसता है। जब आपके पास टैलेंट है तो मेरे लिए ये खूबसूरती मैटर नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली जो एथलीट्स होते हैं उनको जरा उनकी लुक को भी काफी ग्रूम, यानी विद टाइम आप देखें उनके पास पैसे वैसे आ जाते हैं, जब वो बेचारे मशहूर हो जाते हैं तो फिर एक्सपर्ट्स निकल आते हैं जो कहते हैं आइए हम आपकी हेल्प करते हैं। ये अहम होता है, और खास तौर पे अगर किसी शख्स के पास कोई वर्ल्ड टाइटल हो, पहले उसने अपनी सलाहियत को मनवाया तो ग्रूम होना एक अलग चीज है। लेकिन इस पॉइंट पे जहां आप हो, जहां आप मेहनत कर रहे हो, उस वक्त बाल कितने सॉफ्ट हैं या नहीं, रंग अच्छा है या नहीं, ये चीजें कंसर्न्स भी होती हैं। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो आपको ये होता है कि मैं बाहर जाऊंगी, मेरे फैंस मिल जाएंगे, मुझे अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखना है, अपनी थोड़ी केयर करनी है। हाँ। किसी टाइम भी जो है मीडिया वाले आ सकते हैं, मैचेस है वो माशाल्लाह वेरी प्रेजेंटेबल, और ये जो कामयाबी की स्ट्रीक है अल्लाह करे इसी तरह चलती रहे। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू, टू योर मदर एंड टू योर सिस्टर्स। इसी के साथ लेट्स गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। ज़ाहिरी खूबसूरती से ज्यादा यहाँ और यहाँ के जो है ना उस पर फोकस करें और अपने टैलेंट को मजीद निखारें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कल हम बात कर रहे थे कि जो साल गुजर गया उसमें क्या खोया क्या पाया। उसमें एक जुमला मैंने कहा जिसको आपने काफ़ी पसंद किया और ट्विटर पे मेरे पास काफ़ी उस पर फीडबैक आई। कहा मैंने ये था कि वो गोल, वो हदफ जिस पे आप टाइम लाइन नहीं रखते, जिसके लिए कोई वक्त आपने तयन नहीं किया हुआ होता कि भाई ये मुझे 2 महीने में करना है या 1 महीने में करना है, वो गोल नहीं, वो गोली होती है। कभी आप ये गोली किसी और को दे रहे होते हैं, कभी अपने आप को दे रहे होते हैं। तो गोली को गोल कैसे बनाया जाए उसमें बहुत अहम है यकीनन कि टाइम फ्रेम आप ने उस पर लेवल करना है और उसके साथ इंसाफ करना है। कभी कभार इसमें सितारे आपकी हेल्प करते हैं, कोई मेंटोर आपको मिल जाता है, कभी वक्त आ जाता है किसी आइडिया का, लेकिन जो काम अधूरे रह गए 2019 में 2020 में उनको कैसे पूरा किया जाए। कल ये भी मैंने कहा था, वैसे दोनों में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। अगर आपने अपने आप को तब्दील ना किया तो अपने इर्द गिर्द कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला। हमें ये कॉल करके बताइए कि 2020 के लिए आपका क्या गोल, क्या अहम हदफ अपने लिए रखा है। स्मोकिंग छोड़नी है, झूठ बोलना छोड़ना है, वक्त को बेहतर मैनेज करना है, वज़न कम करना है, शादी करनी है, मकान बनाना है, जो भी करना है जी फ़ौरन हमें कॉल कीजिए, बताइए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको कोई ना कोई सलाह ज़रूर देंगे। कई लोगों का ख्याल है कि जी कई चीज़ें पर्सनालिटी का इतना हिस्सा बन जाती हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन तब्दीली से डरे नहीं, किसी भी चीज़ को बदलना मुमकिन है। इस पर बात करेंगे जी। आज का ज़बरदस्त पैनल आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ही इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट पीपल डूइंग दैट इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त फॉलोइंग है इनकी, स्पेशली यूथ में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। और मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट पे, पहले हमने ज़रा सी बात की सूरज ग्रहण के बारे में, लेकिन क्योंकि हम अक्सर सितारों को, बेचारों को ब्लेम करते हैं, आज इन्होंने यही कहा कि अपनी सुस्ती और अपनी काहली बेचारे सूरज या सितारे पे ना डालिए, खुद उठें और काम करें। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर कन्नान। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वंस एंड फॉर दोबारा मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं जी, चाहे वो हेल्थ की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो या डेली अपने आप को मैनेज करना हो। डॉक्टर आयशा इज ऑल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। मुझे बताएं 2020 के लिए क्या गोल या गोली रखी अपने लिए? गोली ये है कि कौन जाने तू अगले साल में किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। वाह। और पढ़े को पढ़े भी हो सकता है ना? पढ़े को पढ़े भी हो सकता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि वो पढ़े या पढ़े। ठीक है, तो अब जब मैनेजमेंट की बात है तो वो पढ़े या पढ़े है, बिल्कुल आप वो मौका ही ना आने दें। हाँ। आजकल उर्दू का इतना मुश्किल सिस्टम है, बच्चों के O लेवल्स के पेपर चल रहे हैं, तो जिस दिन उर्दू का पेपर होता है तो बच्चे मेरे पास आते हैं कि मम्मा नाराजगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परेशान होना। तो मुझे इतनी परेशानी होती है कि दिस इज द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कि कल उर्दू का पेपर है तो नाराजगी को, तो ये हमारे हाथ में सब कुछ है। और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि अब ये पढ़ेगा तुम्हें तो तुम्हें नाराजगी का मतलब समझ में आ जाएगा। भाई अम्मियों का तो एक ही हदफ, एक ही मौकफ है कि साल 2020 में अल्लाह ताला मुझे फरमाबरदार, तज़मीज़दार औलाद दे, और हर अम्मी की ये ख्वाहिश ना आधी अधूरी रह जाती है। इमरान भाई क्या कहेंगे आप, 2020 को अपना बेहतरीन स्टार साल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं सिर्फ अपनी बहन के जो शेर पढ़ा था उसमें आपने एक लफ्ज चेंज किया था, रिफ्रेम किया था, पढ़े को पढ़े किया था। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा जैसे निसाब की तरह, तो मैं तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे तो 30 साल से निसाब चेंज होता हुआ कहीं नजर नहीं आया। तो ये कल मेरी बहन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुझसे, अनम तुम्हारे रेफरेंस से आगे बढ़ा रही, उन्होंने कहा ये जो 21वीं सदी है इसमें 20वीं सदी में पैदा होने वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इल्म जो 19वीं सदी में किताबों में रखा गया और उसको पढ़ाने का तरीका 18वीं सदी में बताया गया कि किस तरह बताना है। तो वाकई चेंज तो कहीं नहीं आ रहा। ऐसा ही है, इज़राए तफन्नुन ये बात थी। देखिए बात सारी ये है कि अगर मैं लम्हों को सिखाने वाला शख्स हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत अरसे पहले ऑब्सोलीट कर चुका हूँ, मैं एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मैं माइंडफुलनेस एंड मोमेंट्स की यूटिलाइजेशन वाला बंदा हूँ। अब दुनिया जिस तेज़ी से तरफ जा रही है, अब सफ़र जो है उसके अंदर आपने ज़िंदगी लेके आनी है। अगर हदफ आपकी मंजिल है तो फिर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आदमी उस मकाम पे चला जाए कि जो आपकी मंजिल है वो आपका हदफ ना हो। आप रोज कैसे अपनी और अपने गिरदोनवा की जिंदगी बेहतर बनाएंगे, ये है अब जिंदगी गुजारने का, यानी एक मिशन एंड पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एक तो ये होना चाहिए। अभी आपने वो जो बात कही थी, एक रेवोल्यूशनरी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है जिसको RTMS कहते हैं, FDA अप्रूव्ड है US के अंदर। मैं अभी लास्ट ईयर मैंने फुल टाइम काम किया, जर्मनी, US, इवन चाइना।
जहाँ पे हम 9 मंथ्स के बच्चों को जो सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, जिनको हम ज़हनी माजूर कहते हैं, वहाँ से उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा, आई नो RTT व्हिच इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी, RTMS क्या है? ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम, जहाँ पे क्योंकि हमारे पूरी बॉडी न्यूरॉन्स के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे। हाँ एग्जैक्टली, और वो सेल्स की मॉडरेशन जो है वो हमें ईज और डिसीज में लेके जाती है। उसको हम दवाइयों के जरिए कोशिश करते हैं कि हम मॉडरेट करें, बिहेवियर्स के कर सकते हैं। ये डायरेक्ट नॉन इन्वेसिव नॉन कन्वल्सिव है, डायरेक्ट आप उस एरिया के अंदर जाके उसको मॉडरेट कर सकते हैं। अगर वो हाई चल रही है तो स्लो करेंगे, स्लो चल रही है तो कमांड कर सकते हैं अपने सेल्स को, जैसा कहते हैं ना एवरी सेल, एवरी ऑर्गन, एवरी ग्लैंड इन योर बॉडी, कि वो किस तरह फंक्शन करे। सारी चीज़ें हमारी सोच है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो पलट के कहती हूँ किस प्लैनेट का आज मेल्ट डाउन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है। हम तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। कनान बताइए, 2020 जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि गोल को गोली ना बनने दें, गोल ही रहने दें, उसके लिए क्या करें हम? देखिए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि सब चीज़ें सितारों पर मत छोड़ें। एक टाइम था 2012-13 का, जब मैं भी इस फील्ड में अभी नहीं आया था, तो मैं भी एक दफ़ा ऐसे ही हॉरोस्कोप पढ़ना, देखना कि इस साल के लिए ये स्टार ठीक नहीं है, तो हो कुछ नहीं होने वाला। हाँ। तो मतलब ऐसे साल गुजरते गए। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आया है कि मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। स्टार्स का इफेक्ट है, टाइम पीरियड का इफेक्ट है, प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका कभी अच्छा टाइम चल रहा होता है, कभी बुरा टाइम चल रहा होता है। अच्छा टाइम उसको कहते हैं जब लकी टाइम चल रहा होता है, कि एक टाइम होता है ना कि आपकी हर चीज़ लॉटरी बनती जाती है, आप मट्टी को हाथ लगाते सोना हो जाती है। एक टाइम ये होता है कि बैड टाइम होता है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बैक फुट पे रह के खेलना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2020 में हर चीज को सितारों से रिलेट कर दें। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर जो हिंसों और आदात की बात की जाती है, अब 2020 को एड अप किया जाए तो ईयर 4 बनता है, इसकी कोई अहमियत है? बिल्कुल है, इसी की सबसे ज्यादा अहमियत है। जब हम 2020 को ऐड करेंगे तो इट्स एडिंग अप टू नंबर 4। जब 4 पे ऐड होता है तो हम ये देखेंगे कि किस किस अदद के लोगों के लिए ये कंपैटिबल है। जैसे 1, 10, 19, 28 को किसी भी महीने की जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये साल कंपैटिबल है, इट्स लकी। एंड देन सिर्फ 1, 10 या उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड करके? 1, 10, 19, 28। जैसे कोई शख्स अगर 1 मार्च को पैदा हुआ है तो हम 1 को लेंगे, इट्स 1। तो अच्छा, वो 6:1 वाला आप कर रहे हैं, वो जो टेबल लगाया जाता है, ठीक है? जी जी, ओके। उसके अलावा 2, 11, 20, 29 को किसी भी महीने की जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये ईयर अच्छा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लकी है। फिर उसके अलावा आ जाता है 5, 14 और 23 तारीख को जो लोग पैदा हुए किसी भी महीने की, उनके लिए एवरेज ईयर है। 7, 16, 25 वालों के लिए लकी साल है। और जिन लोगों के लिए थोड़ा कम लकी है, जिसको मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, जिन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ेगी, 9, 18 और 27 के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज रहेंगी। आखिरी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, आगे चलते हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इस्लाम बात कर रहा हूँ, हदीस इस्लाम से। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र, आपकी रहमत। आप सुनाए? मतलब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम पूरी फैमिली हम बैठ के देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं साल 2020 से? कुछ लोग कहते हैं ना कि बस जी कैलेंडर में डेट्स बदल रही हैं, सफ़े बदल रहे हैं, अब तो वो भी फैशन नहीं रहा, मोबाइल में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही। आपकी क्या उम्मीदें हैं साल 2020 से? एक तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और हमें अपने टैलेंट जाहिर करने चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत सी चेंजिंग आ रही है। इसके साथ साथ जो मेरी ख्वाहिश है और मेरी जो प्लानिंग है 2020 के हवाले से, मैं शादी करना चाहता हूँ और इसके बारे में पूछना भी था आपके पास जो है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो लिखवा दीजिए, हम थोड़ी देर के बाद इस बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। मुझे एक बात आप लोगों तीनों से पूछनी थी कि जब हम रूहानियत की बात करते हैं और रूहानियत में हम ये देख रहे हैं कि लोगों का रुझान अब सितारे किधर हैं, ग्रहण कहाँ पे है, एनर्जी हीलिंग, कि जी अपनी सोच को बदलो, मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। क्या इसका एक सर्ज जो आप देख रहे हैं कि लोगों का एकदम से इंटरेस्ट आया, इसकी वजह क्या है? देखिए, तलाश, पहली बात तो है कि ये रूह और रूहानियत ही डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो इस पर भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि जिस खालिक ने रूह को खल्क किया और हमारे अंदर जो है वो उसको वदियत किया, उस खालिक से हट के रूहानियत कैसे होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इस पर तो बहुत सारे आपके प्रोग्राम हो सकते हैं। इंसान परेशान है, उसके सवालों के जवाब उसको नहीं मिल रहे
और जब सवालों के जवाब उसको नहीं मिल रहे तो वो उसको सुकून और इत्मीनान नहीं मिल रहा, और सुकून और इत्मीनान नहीं मिल रहा तो कोई पहाड़ों पे बैठना चाहता है, कोई ग्रीनरी में बैठना चाहता है, कोई समंदर में बैठना चाहता है, कोई 3 बजे कुछ करना चाहता है, कोई उल्टा लटकना चाहता है। हर आदमी हर सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसको के जवाब नहीं मिल रहे, और सवाल के जवाब इसलिए नहीं मिल रहे कि वो असल से दूर है, वो सोर्स से दूर है। इन अदर वर्ड्स, क्या आपको लगता है कि हम सवाल गलत कर रहे हैं? अकल की बुनियाद के ऊपर हकाइक को तलाश करके रद्द करने वाला इंसान जो है वो सब जाहिल होता है कि जब आपके सामने आश्कार हो जाए, हकीकत आश्कार हो जाए, और उसके बाद अगर आप उसका इनकार करेंगे और अपनी अकल की बुनियाद पे उससे बेहतर कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंसान सिवाय फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन के उसको क्या हासिल होगा। एक सुनहरे उसूल जो हमेशा से सुनहरे उसूल रहेंगे, जो आपको इल्हाम के जरिए भी भेज दिए गए, अकल ने भी उसको साबित कर दिया, उस उसूल को चेंज करके अगर आप ये समझते हैं कि इससे सुकून आएगा, मुमकिन नहीं है। मुमकिन, मैं छोटी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ। सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, इसके फेवर में जितना काम करेंगे सिवाय फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन और तबाही के कुछ नहीं आएगा। और इंसान लगा हुआ है, कंटिन्यूसली लगा हुआ है ये साबित करने के लिए, और अगेन उसके जो हालात पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं वो हम सब अच्छी तरह जो है वो जानते हैं। तो ये जो है जिसको हम बड़े आराम से हम रूहानियत कह देते हैं, नई नई डेफिनेशन, फलसफे की एक नई नई तरह जो है वो दिखा रहे हैं। वो कह रहे जी आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। वेरी गुड। नहीं, मुझे तो और ज्यादा अच्छा ये लगता है, आयशा कोई कहता है आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैंने कहा स्पेसिफिक होके बताओ, डीमंस भी स्पिरिट्स होते हैं तो कौन सा वाला स्पिरिचुअल हो? आई विल एड ऑन टू वन थिंग, आई हैव बीन टू वेरी डिफरेंट फेजेस ऑफ माय लाइफ। ठीक है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना। और हमारे यहाँ तो MBBS करने के बाद डॉक्टर्स का आपको पता है कि कितना हमारे कंट्री में तो अनफॉर्चुनेटली कितना प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही जान मारनी पड़ती है टू कम टू अ लेवल, आपको वो गोल अचीव करने के लिए। मैं ये अग्री नहीं करना चाहती इस बात से। अच्छा चलें छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है इससे अग्री करने का मतलब है अपने आप के अपनी एनर्जी फील्ड में ना बोल्डर्स खड़े करना कि हाँ जी है ही मुश्किल। और दूसरा कनान आपके पास आना चाहूंगी, ब्रेक से पहले सवाल करती हूँ, ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगी। हमारे कॉलर ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, ये जो अल्फाज है ना ये मुझे समझ नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसे मैं जूस पीना चाहती हूँ, भाई आगे बढ़े पी लें। तो ये चाहना और करने में जो फासला है उसमें सितारे हेल्प करेंगे या हमें खुद जहन बनाना पड़ेगा? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या ये अल्फाज हमें हेल्प करते हैं? बिकॉज चाहत में और एक्चुअल किसी चीज को कर लेने में, प्रैक्टिकली करने में बड़ा फर्क होता है। कनानी और रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए इसमें दो चीजें हैं, करना चाहता हूँ ये तो एक हो जाती है हवा में बात। हाँ, अगर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ 2020 में, मुझे डेट बता दे कौन सी फेवरेबल होगी या मंथ कौन सा फेवरेबल होगा, तो ये अच्छा है। या कोई ये कहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, फेवरेबल टाइम कौन सा है, कब स्टार्ट करना चाहिए, तो ये अच्छा है। चाहता हूँ वो तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, हर ख्वाहिश ऐसी कि हजार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल। और इस पर अगर मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी चीज चाहता हूँ पर हेल्प करेंगे तो वो तो एक्शन तो आपने ही लेना है, ये तो सिर्फ गाइडलाइन है। हाँ। आप मुझसे ये पूछेंगे किस डेट को शादी करनी चाहिए, मेरे लिए तो मैं आपको ये बता सकूंगा आपके लिए ये डेट फेवरेबल है। ओके, चलिए इससे बताया, उन्होंने ईयर नहीं बताया, 5 मार्च उनकी डेट ऑफ बर्थ है, पाइसेस 1993 पूरा आ गया भाई। 5 मार्च 1993 किस डेट पे शादी करें अगर तो करें? देखिए इनकी शादी के चांसेस जो हैं वो 2020 के मई जून में ज्यादा डोमिनेट नजर आ रहे हैं। तो मे बी इनको जो है कोई अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। आप अगर कराची में तो अच्छा हॉल बुक कराएं जिसके अंदर AC हो, क्योंकि मई जून में तो गर्मी बहुत होगी, ये कह सकते हैं। और यहाँ पर ही इनकी शादी के चांसेस हैं या फिर दिसंबर में होंगे। अच्छा, फिर या तो इनकी एंगेजमेंट इस टाइम पीरियड में हो जाए और शादी जो है वो जी बड़ी गर्मियों में आपकी मंगनी या शादी होगी तो AC अच्छा होना चाहिए, और अगर सर्दियों में शादी हो जाए दिसंबर में तो खर्चा डबल होगा। बस आप जी अब सोच लें अपनी जेब की मुनासिबत से आपने करना है ना। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? जी मैं जुबारिया पेशावर से बात कर रही हूँ। हाय जुबारिया, ठंड है पेशावर में तो शदीद होगी, आज मैंने भी कंबल पहना हुआ है। बहुत सर्दी है मैम। हाँ जी, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि यूँ तो मैंने वही बात है प्रोग्राम में सुन ली हूँ, लियो के बारे में मैंने सुना है। हाँ जी जी। तो आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है? ओ, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, इस तरह के जब आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं कन्नान, कि आपने एक जेनेरिक भी बता दिया एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन उसके बाद स्पेसिफिकली जी मेरा बता दें, मेरा मसला ये है, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं उसको?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कॉलर मुझे मसला नहीं भी बताता, वो जब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है तो मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है आपका, तो वो कहते हैं कि हाँ मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक गाइडलाइन होती है। अगर मैं फिर वही बात करता हूँ कि सोल्यूशन ये नहीं है कि मैं आपको पत्थर दे दूं और वो आपको पता नहीं करोड़पति बना दे, ये 10 उंगलियां मेरी खाली हैं भाई, दिखा दे इसमें कोई पत्थर नहीं है। अगर करोड़पति बनाते हो तो मैंने 10-15 पहने होते। तो बात करने का मकसद ये है कि एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड होता है जो आपको उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, एक फील्ड होती है जो आपके साथ कंपेटिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आईटी में बेटर कर सकता है, तो मैं उसको ये गाइडलाइन दूंगा कि आप आईटी की फील्ड चूज करो, आप उसमें बेहतर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईटी के अलावा कोई दूसरी फील्ड चूज करेगा तो वो सारी जिंदगी भूखा मर जाएगा। लेकिन ये है कि जितनी आसानी से, जितनी तेजी से वो तरक्की कर सकता है आईटी में, जितना उसका जहन पुरसकून रहेगा और वो ज्यादा जल्दी से तरक्की कर सकता है, शायद इतनी तेजी से वो दूसरी फील्ड्स में ना कर सके, उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आयशा जी, अक्सर लोगों का सवाल गुस्से पे काबू पाना है साल 2020 में, क्या टिप्स देंगे उनको? देखिए, गुस्से पे काबू पाना आपके अपने हाथ में, पूरी ये लाइफ आपके अपने हाथ में। आप एस्ट्रोलॉजी से भी मदद लेंगे पूरी, आप रूहानियत से भी मदद लेंगे, लेकिन द लास्ट डिसीजन इज योर ओन। ट्रू, डिसीजन आपका अपना है। मैंने पूरी लाइफ में कोई एस्ट्रोलॉजर शायद शहर का बड़ा नहीं छोड़ा होगा। रूहानियत में मैं बहुत बहुत डीपली, वो आप कह रही है ना स्पिरिचुअल, वो सारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ कर ली। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के इस लेवल पे आके मुझे ये एहसास हुआ है कि आखिरी डिसीजन आपका अपना अपना होता है। आपने छत से छलांग लगानी है, वो छलांग आपने खुद लगानी है। हाँ, ये बाकी लोग आपको गाइड करके, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको गाइड करके बताते हैं कि आप ये करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, ये करेंगे आपके लिए बुरा होगा, लेकिन डिसीजन आपका अपना। अच्छा, इससे मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंची हूँ यहाँ पे कि आपके जो रिचुअल्स होते हैं, कभी कभार जब हम एक एक्सपर्ट के बाद दूसरे एक्सपर्ट के पास जाते हैं, आप एक नया तरीका, कोई टूल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान भाई, आपके पास भी लोग आते होंगे कि अच्छा जी मैं फलाने तरीके से मेडिटेट करता था, मुझे कोई आप अपना तरीका बता दें। या कई लोग कहते हैं कि जी आप शुक्रगुजार नहीं है, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा करना है तो ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लें। एक के बाद गए, दूसरे के पास गए, आप एक तरह से एडिक्ट हो गए टूल्स के, लेकिन सीखा जो उसका निचोड़ आना चाहिए, जो कंक्लूजन आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। देखिए, अमल ये है कि बातिन की तरकीब और जाहिर की तरतीब के इम्तिजाज से हदफ तश्कील पाता है। तो अगर आपका थॉट्स, फीलिंग, एक्शन एक ही प्रोसेस एक ही है, आपके ख्यालात क्या है, उस ख्यालात की बुनियाद पे आपके एहसासात क्या है और उस पर आपका अमल क्या है। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स नहीं कर रहे, जो चीज आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो चीज आप हासिल भी नहीं कर सकते। हाँ, सो फर्स्ट थिंग इज इमेजिनेशन, जब पहले उसको ख्यालात में तख्लीक करें। ऐसे ही है ना, क्योंकि और इसका बहुत आसान जो काम है, जो लोग शॉप अराउंड करते हैं, टूल अराउंड करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कितनी दफा आपने देखा होगा। अभी ये जो है ना, ये रेजोल्यूशन पीक पीरियड है। वैसे प्रॉब्ली इनके पास सबसे ज्यादा सवाल भी इसी हफ्ते आते होंगे क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। आप ये बताइए कि जितने हाई हाई रेजोल्यूशंस बनते हैं, डॉक्यूमेंट भी होते हैं, टाइप भी होते हैं, वो जनवरी के लास्ट वीक में कहाँ होते हैं? बिल्कुल। तो आखिर ये मेल्ट क्यों हो गए? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी बहुत अच्छा हो गया, वो आपकी वजह से बहुत सारे टूल्स मिल गए, बहुत सारे टूल्स भी मिल गए, लेकिन वो जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन थी, वो फैक्टर आपको नहीं पता कि आपने अभी ब्रेक में बात कही थी, वो ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर जो है वो नहीं पता, उनके रीजंस क्या है। फिर ये सारी दुनिया का निजाम जजा और सजा पे चलता है, पेन एंड प्लेजर के ऊपर चलता है, गिल्ट एंड शेम की बुनियाद पे करूंगा, अच्छा, या फिर मैं किसी अपोजिट के ऊपर, रिवॉर्ड की बेस के ऊपर जो है वो करूंगा। क्या मैं एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट के ऊपर करूंगा या इंटरनल इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है वो करूंगा? जैसे कहते हैं कि चेंज फ्रॉम विद इन ही आता है। अभी आयशा ने भी कहा कि एक्सटर्नल आप बार बार चीजें कर सकते हैं, उसको व्हाइट वॉश कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर तब्दीली नहीं आती और आपका दिल इस बात पे आमादा नहीं होता, इमोशंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। कनान, किन सितारों के लिए कारोबार में इस साल, ये साल अच्छा रहेगा 2020, जिनको कहना चाहिए कि अगर वो ये सोच रहे थे कि कारोबार एक्सपैंड करूं ना करूं, उनको तो आंख बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं जिक्र करता चलूं, लियोस के लिए बड़ा अच्छा साल है ये। लियोस के बाद कैंसेरियन के लिए बड़ा अच्छा साल है, जेमिनाइज के लिए अच्छा साल है, मतलब इट्स एवरेज है। स्कॉर्पियंस के लिए भी अच्छा साल है। मैं भी ऐसा से अपना सितारा बोल दूं क्योंकि उसकी बारी नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं इसको रेट कर रहा हूँ नंबर वाइज। अच्छा। नंबर 1 पे लियो, नंबर 2 पे कैंसेरियन रहेगा, फिर नंबर 3 पे पाइसिस रहेगा, शुक्र है भैया, ये अपनी भी बारी, और उसके बाद फिर स्कॉर्पियो रहेगा, जेमिनाई रहेगा। अच्छा, इसकी खास वजह कि लियो, कैंसर, पाइसिस के लिए ये साल अच्छा है?
नंबर वाइज बिल्कुल अच्छा। नंबर वाइज अच्छा है, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि पिछले 1 साल से नंबर्स कंपैटिबल नहीं चल रहे थे लियोस के लिए और कैंसेरियंस के लिए, पाइसिस के लिए, और इसके बाद स्कॉर्पियंस के लिए भी इतना ज्यादा अच्छा साल नहीं था ये, जबकि उसके अलावा एरीज के लिए अच्छा साल था ये, ठीक है, और सेजिटेरियस के लिए बड़ा अच्छा साल था 2019। तो इसी हवाले से मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि सेजिटेरियस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि रूल करता है इसको स्टॉक एक्सचेंज को, तो बेहतरी आएगी, लेकिन दिसंबर में चूंकि वो लास्ट में जाके डोमिनेट करेगा। एक जरा अजराहन मजाक भी फिर आपसे सवाल करना चाहिए, मुझे ये बताएं कि दानिश का क्या स्टार है तो मेरे पास तुम हो में, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ऐसा लग रहा है, कई मीम्स हमने देखी कि आखिरी किस्त तक तो हो सकता है पाकिस्तान का कर्जा होता है, सेजिटेरियस ही रूल कर रहा होगा उनको भी। तो वो लोग, अच्छा जितने आतुदारों का आपने नाम लिया है, इनको आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट तो नहीं चले जाना चाहिए, समझ बूझ तो फिर भी रखें। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखे बात ये होती है कि एक जो मेरी फील्ड है या किसी भी बंदे की जो फील्ड है, जिसका एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, वही इन्वेस्ट करेगा अपने अच्छे टाइम में तो बेहतर रिजल्ट। मुझे पता नहीं है स्टॉक मार्केट का, मैं किसी की गाइडलाइन पे स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए चला जाऊं कि उसका सितारा डोमिनेट कर रहा है, तो भाई स्टॉक मार्केट का कर रहा है, मेरा तो नहीं कर रहा ना। और वो हुमायूं सईद का अपना ड्रामा था तो उनका कर रहा है, आप लोग ना कूद जाइएगा फिर ना, हमें ना कहना फिर जो कुछ हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ का सितारा जो है वो सजिटेरियस है, हुमायूं सईद का नहीं हो सकता, नदीम बेग का हो, वो देखें वो जिस प्रोजेक्ट को भी डायरेक्ट करते हैं उसको 4 चांद लग जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ, फ्रेहा इमरान। अच्छा फ्रेहा, सबसे पहले तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद कर दें, उसका गलत दबा दें। जी कर दी है। शुक्रिया। हाँ जी, अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? ये कहना पूछना था, मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में पता करना है कि उसकी तालीम और उसका कि वो किस साइड पे जाएगा। बता दें उसकी शादी का ही पता करना है आपने, है ना? चलें वो भी बता दें। वो भी बता दें, चलें ठीक है। आप जी अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप मेरी टीम को लिखवाएं, अभी थोड़ी देर में हम इस बारे में बात करते हैं, आप कॉल कीजिएगा, यानी आप सुनते रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम को। तो यानी सबसे बड़ा कंसर्न पैसा या मोहब्बत? इमरान, इसके अलावा इमरान भाई कोई और चीज आती है लोगों के ज़हन में? मुझे बताइए कि इज्जत पैसा और मोहब्बत हासिल करने के बाद बेचैनी क्यों है, बेसुकूनी क्यों है? पैसा हासिल करने के बाद भी ये बदनसीबी क्यों है कि उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते? वो रिस्क आपके सामने रखा है। मैं एक तो वो है जो बीमारी की वजह से नहीं खा सकते, उसके भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक ये है कि एक तो आपने वक्त का, एक दिल नहीं चाह रहा, या इससे कोई बदनसीबी होगी। मैंने मेहनत की, दिन रात पता नहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया, वो रिस्क अपने सामने लेके सामने रखा है, दिल नहीं चाह रहा, तो फिर उस पैसे के पीछे जो भागे थे, जिसकी कुर्बानी दी थी, हलाल और हराम की तमीज को मिटाया था, अपने उन लम्हात की जो को एंजॉय नहीं किया था। बचपन की चीजें आप कुछ भी कर लें वो बचपन में ही एंजॉय हो सकती है, जवानी की जवानी में हो सकती है। आप मेहनत को कैसे डिफाइन करेंगे इमरान भाई? क्योंकि अक्सर लोग जब सैक्रिफाइस दे रहे होते हैं, जैसे आपने कहा रात को दिन बना रहे होते हैं, दिन को रात कर रहे होते हैं कारोबार के लिए, काम के लिए, तो वो कहते हैं कि जी मैं अपनी फैमिली के लिए सब कर रहा हूँ, और फिर वही आपकी वाली बात कि उस फैमिली को, उन लोगों को ना वक्त दे पा रहे हैं, ना उनके साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये तवाजुन कैसे क्रिएट? पहली बात मैं बताऊं, ये तो मैं आप कनाडा के अंदर सारी जिंदगी काउंसलिंग करता रहा, 90% झूठ होता है कि मैं फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे 6 महीने के बच्चे को 3000 रुपए के खिलौने की क्या जरूरत है? मेरी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है? मेरे स्टेटस की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो स्कूल में एडमिशन स्टेटस के लिए दिए जाते हैं, बच्चे के असेसमेंट पे तो नहीं दिए जाते। मुझे ये बताना है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल, कौन सी गाड़ी में आया है, कौन से स्कूल में जाता है, कौन सी गाड़ी में जाता है, मैंने ये क्या पहना हुआ है, मेरे हाथ में ये क्या चीज है, इसके लिए भाग रहा हूँ ना। और फिर मैं कहूँ तो मैं तो भाग इसीलिए रहा हूँ तुम्हारी वजह से। अगर उसके लिए होता ना तो आज वो आपके पास बैठा होता। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा आपकी मौजूदगी में, आपके बुलाने पर, आपके मेहमानों के सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा था, ना उसके लिए काम किया। इसका रिवर्स गेयर लग सकता है घरों में, अगर ये मामलात इतने बिगड़ गए हैं इमरान भाई, तो इसको सुधारें कैसे? क्या तौबा का रास्ता खुला है ना, इस्तिग़फ़ार का रास्ता खुला है ना, अपने मुहासबे का रास्ता खुला है ना, तो आपको पलट के आने में टाइम नहीं लगेगा अगर इखलास होगा। लेकिन इफ बैड देन फिर तो नहीं होगा ना। इंसान शर्मसार होने के लिए कब तैयार है? सॉरी कहने के लिए कब तैयार है? शर्मिंदा होने के लिए कब तैयार है? तो जब अपनी गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना, पहले तो सुधरेगा वहां से जब उसको इदराक होगा कि कुछ गलत हो गया, आए उसको जाके दोबारा रिपेयर करें। कोई रास्ता अल्लाह के पास बंदों के बगैर नहीं जाता। सही। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्हीं बंदों के साथ फिर हमारे यहाँ तरतीब
अल्लाह के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, अजीज अकारिब के हुकूक, तो पूरी प्रायोरिटीज है ना। मेरा बच्चा बैठा है 3 बजे चाय खाने के ऊपर सिगरेट फूक रहा है और मैं निकला हुआ हूँ बच्चों को इस्लाह के लिए कि गरीब बच्चों को पढ़ा के और उनके इखलाक दुरुस्त कर लो। यानी फर्ज छोड़ दिए हैं, नफिल के चक्कर में लगा हुआ और उस नफिल की क्वांटिटी को समझ रहा हूँ कि शायद मेरा इक्विवेलेंस हो जाएगा। खाना काबा में 2 रकात नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है, लेकिन 2 फर्ज के बराबर नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी अहम बातें हो रही हैं जी। कनान आपकी तरफ आऊंगी। देरीना ख्वाहिशें, जिन लोगों को आपने कहा कि बड़ा स्ट्रगल का साल गुजरा, बेशक स्ट्रगल का ना भी हो, अच्छा साल भी हो, देरीना ख्वाहिशें किसकी पूरी होने वाली हैं साल 2020 में? कोई भी ख्वाहिश किसी भी तरह की। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे वो मैंने जिक्र किया था कि जब लकी टाइम पीरियड आपका चल रहा होता है तो आप हाथ लगाते हैं किसी चीज़ को, मट्टी को, तो वो सोना हो जाती है। आप कहते हैं यार ये कमाल का टाइम पीरियड मेरा चल रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं, 2, 11 और 20, और वो अगर क्रिएटिव फील्ड में है, राइटर हैं, पेंटर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, तो उनको इसमें बहुत ज्यादा जो फेम है वो मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। जो लोग घर में काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी उसमें पैसा मिलेगा। ये उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये मैं नंबर 2 के लोगों को और सेकंड नंबर पे कैंसेरियन को रेट करूंगा इस साल के लिए। अच्छा, और कई दफ़ा हम जैसे कहते हैं ना कि सितारे की चाल उल्टी पड़ जाती है और जो चीज़ें, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं या तो वो ज़ायल होने लगती हैं, आपसे दूर हो रही होती हैं। किन लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें उन्होंने बड़ी मेहनत करके कमाई हैं, हो सकता है रेत की तरह उनके हाथों से फिसल जाएं? ऐसे कोई लोग हैं? देखिए, इसको अगर मैं इसकी कैटेगरी बनाता हूँ तो जो लोग 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी महीने के पैदा हुए हैं उनके लिए मुश्किल। कौन सा डेट? 8, 17 और 26 किसी भी महीने की, और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन्हें। हो सकता है इनकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से कहीं ना कहीं पैसे फंस जाएं और वो एंड ऑफ ईयर तक इनको तंग करें, तो ये इन लोगों के लिए स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड हो सकता है। अच्छा, इसको एनर्जी की रूह से जानने की भी कोशिश करते हैं। वापस आएंगे तो इमरान भाई से पूछेंगे, जो हम फील करते हैं ना जब आपके मुनासिबत से या आपके जहन की वजह से या आपके प्लान की वजह से चीज़ें नहीं चल रही, तो उस वक्त हो क्या रहा है? वेयर इज़ योर एनर्जी ब्लॉक? क्योंकि ये भी बड़ा फिनोमेना है जी ऑनलाइन कि अपने एनर्जी ब्लॉक्स को ज़रा हटाएं। आपका लव ब्लॉक है, अबंडेंस ब्लॉक है, मनी ब्लॉक है, हेल्थ ब्लॉक है, ये क्या होते हैं? ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी गंभीर गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे। सीक्रेट पे भी बात चली गई। अगर आप लोगों ने देखा हो, सीक्रेट एक ऐसी किताब या मूवी भी, उसकी तो डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, जिसमें कहा गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ है। कोई भी अगर आपकी ख्वाहिश है वो आपकी दस्तरस में है, बस सिर्फ दिमाग में से ये डाउट, ये खदशा निकाल देना है कि ये इम्पॉसिबल है, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव इट। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ साउंड करती है लेकिन उतनी ही मुश्किल भी है। इसी गुफ्तगू में फिर लोग कहते हैं जी एनर्जी ब्लॉक्स। कई दफ़ा आप अपने तरफ आने वाली जो नेमतें, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको खुद ब्लॉक कर देते हैं, ओवर थिंक करके, डाउट करके, खदशा जाहिर करके, या जस्ट उसका मैच होकर भी नहीं। यूनिवर्स या कुदरत आपको हर वो चीज़ देती है जिसकी आपको ज़रूरत है, ये हर वो चीज़ नहीं देती जिसकी आपको ख्वाहिश है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी एनर्जी ब्लॉक्स होते क्या हैं ये जानते हैं हमारे पैनल से। आयशा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज आपका भी एक तज्जिया है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी से। आपने कहा कि आपने मुख्तलिफ लोगों को पढ़ा भी है, कंसिडर, उनको एनालाइज भी किया है। आप क्या समझती हैं एनर्जी ब्लॉक या मनी ब्लॉक, लव ब्लॉक, ये होता क्या है? ये आपकी सोच होती है, ये आपकी सिर्फ सोच है। ब्लॉक सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक आपने खुद हटाना है अपनी सोच से और अपने विल पावर से, ठीक है। और आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, एक तो आपने बात करनी है। वो कहते हैं ना कि कोई भी समझ में ना आए तो आप दीवार से ही बात कर लें, आप मशवरा ले लें। और जो भी आपके करीब अपने गिरदो नवा में कोई ना कोई तो भरोसे वाला होगा। इफ यू कैन नॉट फाइंड एनीबडी, कोई पेरेंट, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड ऐसा हो, आप उससे मशवरा ज़रूर कर लें।
आप अल्लाह से मशवरा करें, आप इस्तिखारा कर लें। आयशा, इसको अगर इस तरह लें कि लोग जैसे कहते हैं कई चीज़ों के आगे हिम्मत हार जाते हैं, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी बुरी जगह काम कर रहे हैं, कारोबार में अगर जकड़े गए, कर्जे में जकड़े गए, कहते कुछ सवालों का, कुछ मुश्किल का कोई हल नहीं होता। आप ये मानती हैं? मैं ये बात इसलिए मानती हूँ कि द मोमेंट आपने हिम्मत हार दी, दैट इज योर डेथ। जिस वक्त आपने गिव अप कर दिया, कोई बड़े से बड़ा आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपको मोहब्बत में नाकामी, शादी में नाकामी, बच्चे, रिजल्ट, बिजनेस, कोई भी चीज हो गई और उस वक्त आपने ये कह दिया कि बस अब मैं गई, वो आपका इंतकाल है, वो आपकी डेथ होगी। आपने गिव अप नहीं करना। ठीक है, तो आपने गिव अप नहीं करना। लेकिन ये जो ब्लॉक है, अंग्रेज तो उसको कहता है एनर्जी ब्लॉक, मैंने खुद ही कुछ ब्लॉक श्लॉक कर दिया है। उससे पहले अगर चले जाएं, वुडू, विचक्राफ्ट जब कहते थे कनान, तो कहते थे कर्स, किसी ने आपको कर्स किया है। और हमारे यहाँ तो बिजी इस पे पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है, बंदिश करा दी है किसी ने। ये इसमें कुछ रियलिटी है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए इस फील्ड में। ये सिचुएशन कब आती है इंसान पे, जब वो अपने आप का एनालिसिस करना छोड़ देता है। मैं अगर नाकाम हो रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मुझे अपना एनालिसिस करना चाहिए, मैं कहाँ पे गलत हूँ। अगर मैं ये नहीं ना करना चाहता तो फिर मैं उसको किसी ना किसी चीज पे डालूंगा। अब मुझसे अक्सर लोग राब्ता करते हैं, हमें बताएं, और वो ये सुनना चाह रहे होते हैं कि मैं उनको कहूं कि भाई आप पर इतना सख्त जादू कर दिया गया, आप उस वजह से नाकाम है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइन दे सकता हूँ ना, मैं आपका सारा मलबा जादू टोने पे डाल के पत्थर पहना सकता हूँ आपको, क्योंकि वो अपना एनालिसिस, अपनी गलतियों को नहीं कर रहे होते। हाँ, नेगेटिव इंसान कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं, मैं चुटकी में अमीर हो जाऊंगा। मैं एक हफ्ते में दानिश की तरह अमीर नहीं हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा, यार इसमें तो कोई फायदा और महविश की तरह गरीब भी नहीं हुआ। हाँ, इस पे शुक्र अदा नहीं करेंगे कि एक ही हफ्ते में महविश की तरह एक ही एपिसोड में गरीब नहीं हुआ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर वो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वो दोस्त से सुनते हैं कि यार गाड़ियों के काम में बड़ा पैसा सारा उधर लगा दिया। अच्छा, वो मिस्टेक हो जाती क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हर काम में तो नहीं होता। जहां आपको लॉस हुआ, अब आपने वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता, आप ये नहीं एक्सेप्ट करते मेरी गलती, तो आप ढूंढते हैं एनर्जी ब्लॉक हो गई है, जादू कर दिया किसी ने, किस्मत ही बुरी थी मेरी, मुझे ये नहीं, मैं तो पैदा ही मनहूस सितारे में हुआ। हम ऐसी बातें कहते हैं, किसी ना किसी चीज पर डाल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बताएं कि हाँ जी, एक मुझे एक चीज बताइएगा, उसके बाद मैं ब्लॉक पे आपके पास आती हूँ, बल्कि आप ही ये बता दें। दफा लोग कहते हैं कि भाई आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप प्लेजेंट होने चाहिए, लेकिन अम्मियाँ देखें कितनी दफा गुस्से में कुछ पकाती हैं, वो बड़ा अच्छा बन जाता है। ये क्या तरीका है फिर? या फिर जो म्यूजिशियन होता है, जब गुस्से में है, तकलीफ में है, तो उसकी बेस्ट क्रिएटिविटी सामने आती है, और दर्द भी आवाज में हम कहते हैं कि तभी आया। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है जब वो अंडर प्रेशर होते हैं। अच्छा। और ये बड़ा एक ट्रेट होता है कि दे वर्क, मतलब वो फारिग बैठे रहेंगे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब प्रेशर आएगा और उस प्रेशर के अंदर या उस हिट के ऊपर, ये उनके अपने ट्रिगर स्टाइल्स हैं जिसके ऊपर, इसलिए उनकी ये प्रोडक्टिविटी बाहर आती है। अब कुछ लोग बैरूनी सहारा लेते हैं, कुछ पीने पिलाने का, सिगरेटों का, उन चीज़ों का, पान का, जब तक नहीं होगा निकलेगा नहीं, तो इनको अपने आप को कंडीशन किया हुआ है। आपने कितनी बार बेटा ये देखा होगा कि खातून के कंसीव नहीं हो रहा और उसने एक बच्चा लिया और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी हो गई, होता है ना। तो ये आप इतना पुश कर रहे लेकिन नहीं हुआ, किसी के बच्चा अडॉप्ट किया, दूसरे साल तीसरे साल उसकी अपनी औलाद हो गई, होता है ना, कॉमन होता है। इसका मतलब है कि पहली साइड के ऊपर कुछ तो ब्लॉक हो रहा था ना। वो ब्लॉक क्या हो रहा होता है कि बाज दफा हम अपने उस हदफ के लिए इतना पुश करते हैं कि अमल से आगे बढ़ के नतीजा अपने हाथ में ले लेते हैं, वो ब्लॉक कर देता है। यानी अगर यहाँ से पाइप जा रहा है और मैं उसके ऊपर पैर रख दूंगा तो एनर्जी रुक जाएगी ना। अल्लाह तबारक व तआला, और ये हम कैसे करते हैं? ये गैर दानिस्ता ही कर रहे होते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? शिद्दत, यानी नतीजा इंसान के हाथ में नहीं है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अमल का काम मेरा जिम्मेदारी है, हर हाल में अमल करना है एक बार। इसी के साथ एक और बात मैं जोड़ दूं, मेरी कनान से भी बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपनी गुफ्तगू में ये चीजें ऐड कर दें। 2013 से 2019 की इन्होंने जर्नी बताई है कि मैं खुद किस हद तक अब किस तरह लोगों को समझाता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अमल की दुनिया है, ये गाइडलाइन है ना। अभी आपने एक बात कही कि आपने एक सवाल बड़ा जनरल पूछा था, 2020 के अंदर कोई सी भी ख्वाहिश हो, देखिए इंसान जो है वो इख्तियारी मखलूक है जिस पे हुदूद और कुयूद लागू होते हैं। मेरी ख्वाहिश ये नहीं हो सकती कि मैं शादीशुदा पड़ोसन से मोहब्बत करूं और उसके ऊपर काम भी करूं, तो मुझे रुकवाना होगा ना, कोई तो मेरे ऊपर कैद होनी चाहिए ना कि यार ये जायज है या नाजायज है। लेकिन चले फिर एक और चीज मुझे समझाएं
कि कई ख्वाहिशें, जैसे हम कहते हैं ना कि अक्सर आपने लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा कि भाई उस वक्त की थी, कबूलियत की घड़ी थी, बात पूरी हो गई। और वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में हो जाती है ना। मिसाल के तौर पर आज आप कहें यार मेरा बिरयानी खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, बाहर निकलूँ और कोई लेके खड़ा हुआ है, सो इट केम टू मी, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। ये चीज़ें छोटी चीज़ों में होना अगर आसान है तो बड़ी ख्वाहिशें भी इतनी आसानी से पूरी हो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं होती? नहीं होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, होती है ये जरूर ऐसा वक्त होता है जब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, एक्शंस बनते हैं, लेकिन हमारा जनरल रवैया क्या है? आप अभी आपने बात कही, मैंने सोचा कोई बिरयानी लेके खड़ा हुआ है, उस वक्त क्या कहते हैं? उस वक्त ये नहीं कहता अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु, क्या अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर कि मेरी सोच और मेरी जुबान पे आने से पहले सामने आ गया। क्या कहता है? काश कुछ और मांग लिया, बदतमीज लोग, काश कुछ और बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अच्छा अल्फाज मुंह से निकाला करो, बुरी बात मुंह से ना निकालो, क्योंकि कबूलियत की भी घड़ी होती है। कबूलियत के अलावा आयशा अब तो साइंस ये प्रूव करती है कि आप जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हर लफ्ज़ की जो पावर है, वो सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला ने आपको एक व्हीकल, ये एक रोबोट, ये एक मशीन दी है जिसको आपने चलाना है। आपके हर लफ्ज़ का, आपकी हर सोची हुई सोच का, हर कहे हुए अल्फाज का आपकी अपने ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी बॉडी सुन रही है। वो जो कहते हैं ना, हमें क़यामत के बारे में कहा जाता है ये हाथ, ये कान, ये नाक, ये गवाही देंगे, तो उन्होंने जो कुछ सुना होगा जिंदगी में बताएंगे कि मुझे तो ये दिन रात बुरा भला कहते रहते थे, हाय मेरे बाल अच्छे नहीं है, हाय मेरा रंग काला क्यों है, तो फिर वो वैसे ही हो जाती है। तो वो मैंने आपको वही कहा ना कि अच्छा, दूसरी बात है कि ये कवानीन है, इसका दीन से ताल्लुक नहीं है, ये कवानीन है, ये इसी तरह मैनिफेस्ट होते हैं ना। थॉट्स बिकम्स एक्शन सिर्फ मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू के तो नहीं होते ना। तो ये कवानीन है, लेकिन जो उसूल है वो यही है कि नाजायज नाजायज है, कोई भी दीन होगा वो नाजायज नाजायज, झूठ गलत होगा, जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी चीज नहीं है। तभी जैसे कहा जाता है कि दुआओं में कहते हैं मेरी अल्लाह ताला हर जायज ख्वाहिश को पूरा करे और इस तरह करे जो मेरे हक में बेहतर ऐसे ही है। लेकिन बस आखिरी सवाल, आप लोगों ने कहा कि ख्वाहिश का गला भी नहीं घोट देना चाहिए कि आप इतना उसके पीछे जिच हो जाएं कि आप उसका आना ब्लॉक कर दें। तो लोग जो कहते हैं गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना बड़ी अच्छी बात है, उसको आप कैसे दें? अल्लाह को पसंद है, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे प्लान के अंदर संजीदगी नहीं है, फोकस नहीं है, तो फिर वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? एक बच्चे एक किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, और एक किसी का अपना बच्चा आईसीयू में होगा, फर्क होगा? बिल्कुल। वो फर्क जब आप ऐड करते हैं तो हदफ हासिल होने में ज्यादा आसानी होती है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, कनान एंड आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। वक्त हमेशा कम होता है, गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अपने हदफ के लिए कुछ खुद भी करना, यानी यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही कि गिड़गिड़ा कर दुआ करें, किसी ने कोई दुआ बताई है तो उसको करें, लेकिन उसके बाद का जो अमल है, अगर आप ये सब कर रहे हैं मिसाल के तौर पे एग्जाम में पास होने के लिए, तो एग्जाम की पढ़ाई भी कर लें, उसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो डू ऑल दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल फिर बात करेंगे और जरा इस साल को और आने वाले साल को रिव्यू करेंगे, आने वाले साल के लिए जरा सेट करेंगे अपने अपने गोल्स। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।